ये वायर पहले ऐसे थी, समझ में आ रहा है, ऐसे थी, और इस वायर को क्या किया गया है, इस वायर को स्ट्रेच किया गया है, नीचे लोड लगा के टेंशन दिया गया है, तो यहाँ कुछ लटका दिया होगा कुछ, जिसकी वजह से ऐसे हो गया, तो ऑब्वियसली लॉन्गेट हो गया होगा। तो इस वायर के अंदर जो वो निकालना है तुमको, क्या नाम है, क्या निकालना है बे, टेंशन निकालना है वायर के अंदर, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसकी इलोंगेशन निकालते हैं हम लोग, डेल्टा एल। तो कैसे निकालेंगे, तो नया लेंथ, पुराना लेंथ इसका एल था, अगर केवल मैं इतने हिस्से की बात करूँ तो, और इसका नया लेंथ कितना हो जाएगा, अंडर रूट L² + D² हो जाएगा। बोलो सही है? क्या इसका डेल्टा एल इतना लिख सकते हैं हम? अरे सही है, हैं? मतलब इसका डबल होगा, लेकिन हम आधे लेंथ का ले रहे हैं तो आधे लेंथ का इलोंगेशन लेंगे, आपको पूरे लेंथ का लेना तो पूरा 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्या खत्म। इधर भी 12 चार्जर चाहिए कि ये हो गया चेंज इन लेंथ, सर। हाँ ठीक। ठीक। अब इसमें बाइनोमियल लगाएंगे, क्योंकि डी बहुत छोटा दिया हुआ है L से, ये बहुत छोटा है, ठीक है, ये छोटा बना हुआ है, ये बहुत छोटा है, समझ रहे हो बात को। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से L कॉमन ले लेते हैं अंदर से, तो क्या बचेगा यहाँ पर, करेक्ट। तो हो गया क्वेश्चन, बस बाइनोमियल लगाओ, सही है। फाइनली आ गया D²/2L, करेक्ट। ये तुम्हारा डेल्टा एल आया, तो स्ट्रेन कितना आ गया, डेल्टा एल डिवाइड बाई 2L, ओरिजिनल लेंथ तो 2L है ना, तो कितना आ गया स्ट्रेन, D²/4 4L², सही है। और निकालना क्या था तुमको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होगा टेंशन डिवाइडेड बाई ये, बाई यंग्स मॉड्यूलस, इसको स्ट्रेन लिख सकते हैं। अरे बोलो, चलो बताओ, टेंशन कितना आ गया इससे, D² इंटू πr² इंटू y/4L²। अगर मैं सही हूँ तो ये होना चाहिए आंसर, 2L² होना चाहिए। कहाँ गड़बड़ हो गया देखो ज़रा, एक 2 का गड़बड़ आ रहा है कहीं पर, ये 2 पर जाएगा तो यहाँ D²/L होगा ना, 2 अंदर मल्टीप्लाई भी तो होगा, तब सही, ठीक, 2 होगा। समझ में आ रही बात? चलिए, ये आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड्स चैप्टर हमने फ्लूइड्स के तौर पे लिखा है, एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो इसमें 2 चैप्टर होगा, ठीक है, फ्लूइड्स में भी 2। हाँ। एक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नहीं, ये था एक तो था मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड हो गया, और एक हाइड्रोस्टैटिक्स या हाइड्रोडायनेमिक्स ऐसे करके है, स्टैटिक्स है ना, इस तरह से करके। एनीवेज चलिए, सबसे पहले बहुत आसान चीज़ें पढ़ते हैं, इसका नहीं है प्रिंट आउट, तो एज सुन एज पॉसिबल निकाल लीजिएगा इसको, ठीक है। हाँ, टोटल नंबर ऑफ बोर्ड पिक्स हैं 11, 5.5 रुपये, 5 रुपये लगेगा, 6 रुपये लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बोथ साइड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा जी। चलिए, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, ठीक, ये पता है सबको, कोई दिक्कत इसमें, अभी बैठिएगा तो बैठ जाइए सामने, अभी तो कोई आएगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे घुमा दूंगा, सबको दिखेगा, बैठ जाइए। ओह सॉरी, डेंसिटी ऑफ वाटर पढ़िए, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब पढ़िए, सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी हो, उस सब्सटेंस की डेंसिटी को पानी से डिवाइड कर दीजिए, पानी की डेंसिटी से, तो स्पेसिफिक डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी निकल जाती है, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ की रिलेटिव डेंसिटी 2 दी हुई है, तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी होगी 2000 kg/m3, पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। कोई अंतर नहीं होता, दोनों सेम होते हैं और दोनों यूनिटलेस होते हैं, यूनिटलेस होते हैं। हो गया, समझ के आगे बढ़ जाऊँ? चलिए एग्जांपल बताइए, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिलेटिव डेंसिटी 2 दिया हुआ है तो डेंसिटी निकाल लेंगे। अब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला देखिए, डेंसिटी ऑफ बहुत सारे लिक्विड मिलाएंगे तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे? टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम करके निकाल लेंगे। तो सबका मास जोड़ दो, सबकी वॉल्यूम जोड़ दो। मास नहीं दिया रहे तो क्या करेंगे? सबके डेंसिटी से सबके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते जाओ तो मास निकलता जाएगा, हाँ या ना? और फिर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। और अगर वॉल्यूम नहीं दिया रहे तो क्या करेंगे? मास को डिवाइड। तो सबके मास को जोड़ दो और नीचे में हर मास को हर डेंसिटी से डिवाइड करो। तो ये देखिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तीनों रिजल्ट समझ में आ गया। अब अगर सबका मास इक्वल दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले को यूज़ कीजिए। ऊपर नीचे कर तो ऊपर में nm हो जाएगा, नीचे में m कॉमन आ जाएगा। सही है, इतना आ जाएगा। और अगर सबकी वॉल्यूम सेम है तो इस फॉर्मूले को यूज़ कीजिए। ठीक, आ रहा समझ में? चलिए 2 क्वेश्चन है, करके दिखाइए पहले। वॉल्यूम सेम का केस समझ में आ रहा है ना? हैं? पहला क्वेश्चन ये है, द डेंसिटी ऑफ द टू लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 आर मिक्सड इन द रेशियो मास रेशियो 1:2। मास रेशियो द मिक्सचर इज, अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा सुन लीजिए। द मिक्सचर इज मिक्सड टू अ थर्ड लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ3 इन वॉल्यूम रेशियो 2:1। तो फाइंड द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, करके दिखाइए। 1 और 2 के मास का रेशियो दे रखा है 1:2, समझ गए? और इनका जो कॉम्पोजिट लिक्विड बनेगा कॉम्बिनेशन, उसका वॉल्यूम और थर्ड लिक्विड का वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 2:1। तो आपको ρ1 ρ2 ρ3 के टर्म्स में मिक्सचर की डेंसिटी निकालनी है। कुल मिला के सवाल ये है, देखो पहले ρ1 2 निकालो। कैसे निकालोगी? एक का मास 1:2 है ना, रो का 1 का मास मान लो m, ठीक है, सेकंड का मास मान लो 2m, ठीक है, डिवाइडेड बाई m अपॉन ρ1 प्लस 2m अपॉन ρ2। ठीक, क्योंकि इसमें मास रेशियो दिया हुआ है, m कट जाएगा कॉमन लेके, ये आ जाएगा। ये है ρ1 2। उसके बाद वॉल्यूम रेशियो दिया ρ1 2 और ρ3 का 2:1। तो ρ1 2 का डेंसिटी दिया, पता चल गया। आप इसकी डेंसिटी लेनी है और इसका वॉल्यूम कितना लेना है। वॉल्यूम रेशियो दे रहा है ना, तो वॉल्यूम कितना लेना है इसका? 2v। ठीक है, फिर ρ3 का वॉल्यूम कितना लेना है? ρ3 का वॉल्यूम कितना लेना है बताओ? ρ3 का वॉल्यूम v है, v लेना है, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 3v। क्योंकि इसमें वॉल्यूम रेशियो दिया तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाया हमने। ρ3 v है, देखो बगल में फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसी हिसाब से। अगला सवाल क्या कहता है? टू लिक्विड ρ1 ρ2 को मिला गया इक्वल मास में। फिर वैसे ही करिए, इस बार मास रेशियो 1:1 है और फिर कॉम्बिनेशन को ρ3 से मिला गया इक्वल वॉल्यूम में। सेम क्वेश्चन है, खाली 2:1 और 1:2 जो दे रहा था उसकी जगह 1:1 आ गया इस बार। ठीक है, करके दिखाइए। चलिए, हाँ, फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर पहले होता क्या है? जो फ्लूइड प्रेशर देता है उसको फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। ये जो F परपेंडिकुलर यहाँ आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? सो थ्रस्ट इज द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ द सरफेस जिस पे प्रेशर लगाया जा रहा है। ठीक, अगर फोर्स पैरेलल है तो प्रेशर नहीं दे सकता, फोर्स को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा तभी वो प्रेशर दे पाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? यूनिट प्रेशर का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छे से देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका थ्रस्ट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गए? प्रेशर क्या है? समझ गए बात को? अरे बोलो ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड प्रेशर एक्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड एंड इट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। फ्लूइड प्रेशर हमेशा किधर से किधर लगता है? लिक्विड से सॉलिड की तरफ। और कैसा रहता है? सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। आइडियल फ्लूइड वो होता है जिसको कंप्रेस नहीं कर सके,
पॉइंट समझ में आ रहे हैं सारे? अरे आ रहे कि नहीं आ रहे? प्रेशर एट अ डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज रो जी। जिसका प्रूफ भी पढ़ाऊंगा, बट जरूरत नहीं है आपको, तो याद ही करना है कि अगर आप लिक्विड के अंदर h डेप्थ पे हैं, कोई लिक्विड भरा हुआ है, कहीं से भी कंटेनर भरा हुआ, किस भी शेप से ही हो, कुछ भी हो, अगर आप फ्री सरफेस से h डेप्थ पे हैं तो यहाँ पे कोई भी सॉलिड अगर आप रखिएगा तो उस पर प्रेशर कितना लगेगा? रो जी h लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? अरे रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच मतलब डेप्थ। इतना प्रेशर का वैल्यू होगा अगर आप किसी फ्लूइड के अंदर फ्री सरफेस से एच डेप्थ पे हैं तो द थिंग विल एक्सपीरियंस अ प्रेशर दिस रो जी एच। अभी क्लियर है? व्हाट इज रो? डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड, लिक्विड, गैस, जो भी जिसके अंदर डुबोया हुआ है। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू एच क्या है? डेप्थ। जितने डेप्थ पे है डूबा हुआ है। दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर एंड द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। लाइक ये देखिए, अब यहां से शुरू हो गया, क्या दिखता है यहाँ पे? 3 कंटेनर दिखते हैं, तीनों में क्या सेम दिख रहा है आपको? रो भी सेम दिख रहा है और हाइट भी लिक्विड का सेम दिख रहा है। दिख रहा है? और जी तो सेम होगा ही होगा। तो तीनों के बेस पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा बताइए? सेम होगा। और वैल्यू कितनी होगी? रो जी एच। वर्टिकल हाइट से मतलब है हमें। आगे बात समझ में? हमें किससे मतलब है? वर्टिकल हाइट से। तो प्रेशर एट द बेस तीनों में क्या होगा? सेम होगा। एक और चीज़ दिखाई गई इस डायग्राम में जो बहुत ज़रूरी है, ये एरो देखिए, इसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया गया है। क्यों भाई? यहाँ डेप्थ कम होगा तो यहाँ प्रेशर कम लगेगा, तो उसके वजह से थ्रस्ट भी कम लगेगा। उसके जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे डेप्थ के साथ प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यहाँ सारे एरो इक्वल लंबाई के बने हुए। क्यों? क्योंकि बेस पे हर जगह प्रेशर सेम लगेगा, क्योंकि हर जगह की डेप्थ क्या है? सेम है। यहाँ तो जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे डेप्थ बढ़ता जा रहा है ना। यस सर। स्टडी कीजिए, डायग्राम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जय महाराष्ट्र। है कि नहीं? अभी हमें एरिया के बारे में कहाँ पता है? एरिया ऑफ बेस सेम बोला मैंने। प्रेशर इनटू एरिया होगा, इतना तो पता है। फोर्स सेम होगा कि नहीं? आई डोंट नो। एम आई क्लियर? बट इफ एरिया इज सेम, यस, द फोर्स ऑन द बेस विल ऑल्सो बी सेम। अभी भी शेप अलग अलग है वेसल का। वेसल के शेप से फर्क नहीं। वेसल के शेप से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अब आइए आपको एक सिचुएशन देता हूं, हैं? चलिए ये समझिए, इसी डायग्राम से कंटेस्ट से जुड़ा हुआ है। सब लोग अपनी तरफ इसको घुमा लेंगे और मैं जो बोलूंगा वो करेंगे। इसी डायग्राम से संबंधित नीचे एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लिखिए जरा अपने नोटबुक में। लिखिए 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 लिखिए। M1 M2 M3 बराबर दिया हुआ है। तीनों के अंदर लिक्विड का मास बराबर है। ठीक? तीनों का बेस एरिया सेम है। क्या हाइट तीनों में सेम होगा? नहीं। हो ही नहीं सकता। अगर मास बराबर है और बेस एरिया भी सेम हो गया तो एक जैसा शेप रहता तब तो सेम हाइट होता ना। सबसे ज्यादा हाइट किस में होगा बताओ? जिसका बताओ। H1 H2 H3, ये पहला 1 2 3 बताओ। सबसे ज्यादा लिक्विड की हाइट किस में होगी? अगर इसको 1 ले लेते हैं, लिखा हुआ 1 2 3, बताओ। सबसे ज़्यादा लिक्विड की क्या? तीनों के लिए अंदर मास ऑफ लिक्विड इक्वल है, सेम लिक्विड भरा हुआ है, तीनों का बेस एरिया भी सेम है। बताइए हाइट का क्या रेशियो होगा? किसका ज़्यादा होगा, किसका उसके बाद होगा, किसका उसके बाद होगा? इसका सबसे ज़्यादा होगा। किसका? 2 का। एग्रीड? क्योंकि दोनों का बेस, तीनों का बेस एरिया सेम हो गया और इसमें कुछ नहीं है। ये शेयर कॉमन सेंस बोलते हैं इसको। ठीक है? जो लड़कियों के पास बिल्कुल नहीं होता, ऐसा दुनिया कहती है, मैं नहीं कहता, लेकिन लड़कियां खुद ही प्रूव करने पड़ी हुई हैं इसको कि नहीं हमारे पास नहीं है। अभी तीनों का बेस एरिया सेम है, एक का दीवार बिल्कुल सीधा उठा हुआ है। कुछ लोग पास है, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग पास कॉमन सेंस है। अपवाद तो हर जगह होते हैं दुनिया में। मुझे मार थोड़ी खाना है। हाँ जी, अब सोचो, मास तीनों में लिक्विड का बराबर है। ये ऊपर पतला होता जाता है, ये ऊपर मोटा होता जाता है, इरेगुलर। बताओ सबसे ज्यादा हाइट किस में उठेगा? बीच वाला। हाँ बीच। लो भाई साहब, मारो मुझे, मारो।
है, मार ही डालो, खत्म कर दो मुझे। अरे इसमें सबसे कम उठेगा ना बेवकूफ, इसका तो और एरिया बढ़ता जा रहा है ऊपर जाने में। तो यही श्याम ने बोला कि थर्ड वाले का जो है, सेकंड वाले का जो सबसे ज्यादा होगा। हमने सेकंड वाले को उल्टा से रिप्लेस कर दिया। जो मोटा होता जाएगा उसका तो एरिया बढ़ता जाएगा ना, तो हाइट तो अरे एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है ना। हाँ, एरिया बढ़ता जाएगा मतलब हाइट कम होता जाएगा, उसमें हाइट कम होगा, एरिया ज्यादा है उसका, तो ओवरऑल एरिया, एवरेज एरिया उसका ज्यादा है ना। हे प्रभु, इसमें सबसे ज्यादा होगा और इसके बीच में होगा। चलो H1 H2 H3 को लिखो। सबसे बड़ा कौन? अरे ये क्या है, ये H3 H2 H1 3 बार बोला मैंने। H2 H2 सबसे बड़ा, उसके बाद H1 हाँ, उसके बाद H3 अब बताओ बेस पे सबसे ज्यादा प्रेशर किसके होगा? अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता तो हो जाता है कि नहीं, तो पहले मैंने H निकलवा दिया। बेस पे सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा? प्रेशर को सजाओ असेंडिंग ऑर्डर में। ये H2 का होगा। H2 का होगा क्योंकि हाइट सबसे ज्यादा है उसकी। रो सेम, जी सेम, H सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका होगा? ये H1 का उसके बाद H यही लिखा है यहाँ पे। अब बताओ फोर्स सबसे ज्यादा किसका होगा? एरिया भी सेम है बेस का, हाँ, तो फोर्स भी उसी का ज्यादा होगा ना जिसका। एरिया से ज़्यादा। हाँ, समझ में आ रही बात? तो मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता आपसे, ये बता के, इतना बता के मैं ये दे देता, बोलता ये बताओ आंसर, तो आप फंस जाते। इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपसे निकलवाया पहले कि पहले हाइट कंपेयर करो, फिर प्रेशर कंपेयर करो, फिर फोर्स ऑन बेस कंपेयर करो। 5 मिनट देता हूँ, पहला अध्याय करा दिया कि एक बाल्टी है, ठीक, क्या है, और बाल्टी में H हाइट तक लिक्विड रखा हुआ है और बेस एरिया दिया हुआ है A, लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है रो, ये लिक्विड बन गया, और लिक्विड का मास भी दिया हुआ है M। M क्या है? मास ऑफ लिक्विड। मास ऑफ लिक्विड। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक। H क्या है? हाइट ऑफ लिक्विड। हाइट ऑफ लिक्विड। अब हमें निकालना है A है एरिया ऑफ बेस। यस, तो कहता है फाइंड फोर्स गिवन बाय लिक्विड ऑन कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, ये सवाल है। कर्व सरफेस। अब ये बताओ लिक्विड का वेट टोटल कितना है? जो भी लिक्विड का वेट होगा उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? या तो बेस या तो कर्व्ड सरफेस एरिया, बकेट में कब, हाँ है, ठीक है। यही दोनों कर रहे होंगे ना, और तो कोई रोकने वाला है नहीं लिक्विड को। बाल्टी हटाएंगे तो लिक्विड फैल जाएगा। लेकिन सर ये तो डाउनवर्ड लग रहा होगा ना वेट। अरे मेरे भाई, डाउनवर्ड लग रहा होगा तो ये दोनों अपवर्ड लग रहे होंगे, तभी तो बैलेंस कर रहे होंगे ना। हाँ बिल्कुल। मतलब वेक्टोरियली बराबर नहीं होगा। वेक्टोरियली हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन तीनों का सम 0 होगा, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे अरे लिक्विड पे यही फोर्स लग रहा है ना, वैसे सही है? तो इन दोनों के फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होगा, या ऐसे कह लो फोर्स बाय कर्व्ड सरफेस, मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेट एंड नेगेटिव ऑफ फोर्स बाय बेस। कितना आ गया बताइए? इट इज, अभी यहां आ रहा है mg माइनस रो जी, तो वहां आ जाएगा रो जी, मतलब माइनस हटा देंगे, क्या बचेगा? रो जी एच माइनस एम जी। हाँ, मतलब नीचे की तरफ लगेगा mg माइनस रो जी एच ए होल मल्टीप्लाइड बाई माइनस जे। बोलो समझ में आ रहा है? अरे भैया मोटा मोटा बात है, ये टोटल लिक्विड का वेट ही तो बैलेंस कर रहा है ना, तभी तो नहीं बहने दे रहा बाल्टी इसको। लिक्विड का वेट कितना भैया? mg, उसको रोक रखा है। बेस ने कितना रोक रखा है? तो बेस पे प्रेशर है रो जी एच, तो बेस फोर्स कितना दे रहा है? रो जी एच है। कुछ इसने रोका, जो बचा वो किसने रोका? कर्व्ड सरफेस एरिया ने रोका। फोर्स ऑफ बाई कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया? mg माइनस रो जी एच ए, mg माइनस रो जी एच ए।
आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चित्र को देखिए गौर से। यहां रो जी एच फॉर्मूला प्रूव किया गया बाय द वे, ठीक है। कैसे प्रूव किया गया है? तब फ्लूइड के अंदर फ्लूइड का ही एक सिलेंडर लिया गया। देखिए ये किसका सिलेंडर है? फ्लूइड का ही सिलेंडर है। अब बताइए इसके यहां पे कितना प्रेशर होगा? जितना इसका वेट होगा डिवाइड बाई एरिया। तो ये जो सिलेंडर आपने फ्लूइड का बना हुआ मान लिया है, इसका फोर्स कितना लगेगा? इसके अंदर कितना वॉल्यूम है पानी का? इज इट डी ए इंटू एच। और मास कितनी हो गई? रो। और ये हो गया वेट, और इसको डिवाइड कर दिया एरिया से। तो देखिए रो जी एच आ गया कि नहीं आ गया प्रेशर? ठीक। अब इन चारों डायग्राम को एक बार फिर से गौर से देखिए। प्रेशर आपको वैसे भी रो जी एच पता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चारों का बेस एरिया सेम है, तो चारों के बेस पे फोर्स सेम लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए? क्योंकि हाइट भी सेम है। प्रेशर किसके बराबर होता है? रो जी एच के बराबर होता है ना। वर्टिकल हाइट सब में सेम है ना। शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करेगा। पहली बात, एट द सेम डेप्थ विद इन अ लिक्विड प्रेशर इज इक्वल एवरीवेयर। बोले तो डेप्थ अगर सेम है तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? समझ में आ रही है बात? क्लियर है? पास्कल्स लॉ का दूसरा पॉइंट क्या कहता है? In an enclosed ideal fluid, external pressure applied is transmitted equally and undiminished to all sections of fluid and to the walls of the container. डायग्राम दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा। आपके सामने डायग्राम दिख रहा है। अभी इसको इग्नोर करिएगा, दिस एक्सटर्नल प्रेशर काइंड ऑफ थिंग, इसको हटा दीजिए, ये नहीं लग रहा है अभी। ये हटा दिया। अब आपको सारे जगह का प्रेशर समझ में आ रहा है। प्रेशर एट ए जो होगा वो रो जी एच होगा, क्योंकि उसकी डेप्थ कितनी है? स्मॉल एच है। प्रेशर बी होगा वो रो जी कैपिटल एच होगा, क्योंकि इस डेप्थ सेम कैसे होगा? मतलब सब जगह सेम होगा, लेकिन वैल्यू ये थोड़ी होगी, कैपिटल एच होगी ना यहाँ पे। इसकी डेप्थ कैपिटल एच है ना भाई, इसकी डेप्थ स्मॉल एच है। इतना समझ में आ रहा है? आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है? अब ये फ्लूइड कैसा है? आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या बताया था मैंने? एग्जैक्टली। तो आइडियल फ्लूइड एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, बट मान लेते हैं कुछ कुछ फ्लूइड आइडियल होते हैं, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या होगा? अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर कहीं से लगाती हैं, जैसे बाहर से आपने एक्सटर्नल प्रेशर देखिए लगाया कितना? P, चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, चाहे जोन सी मर्जी वो प्रेशर है। इनक्लोज्ड फ्लूइड होना चाहिए। फ्लूइड कैसा होना चाहिए? हाँ। तो ये प्रेशर हर जगह के प्रेशर में सीधा सीधा बिना कम हुए ऐड हो जाएगा। ये है पास्कल्स लॉ। बिना कम हुए ऐड हो जाएगा मतलब हर जगह का प्रेशर में पीपी ऐड कर दो और क्या, सिंपल। यहाँ रो जी एच था तो रो जी एच प्लस पी कर दो, यहाँ रो जी एच कैपिटल था, रो जी एच कैपिटल प्लस पी कर दो, खत्म। अगर ये आइडियल आइडियल नॉन आइडियल तुमको पढ़ना ही नहीं है, तो दिमाग लगा क्यों मतलब परेशान हो रही हो? आपको आइडियल ही पढ़ना है। नॉन आइडियल होता तो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता। ये सब चैप्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जितनी पार्ट पढ़ रही हैं सब कुछ आइडियल के लिए पढ़ रही हैं, ठीक है। इनको अलग तरीके से बताऊंगा, इनको थोड़ा और भी काम करना होगा उस पर। सो डैम मतलब समझते हो? बांध। बांध के पीछे पानी स्टोर होता है। अब ये बताओ, ये डैम का वॉल अगर कभी जाके देखोगी तो नीचे में मोटा होगा, ऊपर में पतला होगा। रीजन क्या होता है उसका समझो। उसका रीजन ये होता है कि यहां प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि यहां से यहां तक डेप्थ एच है ना, और इधर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अरे डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ेगा ना यार, जीव नालायक इंसान है। ठीक है, हाँ एकदम से स्लिप। तो जिधर प्रेशर ज्यादा होगा उधर फोर्स ज्यादा लगेगा ना जी, इसलिए उधर मोटा बनाना पड़ेगा नींव। ठीक है, हाइट तो इक्वल है। हाइट खुद से देख लो, पर देखो नीचे थिकनेस ज्यादा है। भोजपुरी बोल रहे हैं, बुझ गए? हाँ जी, मेरी मदर टंग है भोजपुरी, ठीक है। मैं जो बोलूँगा मैं वैसे ही लगूंगा, चिंता मत करो। बहुत बहुरुपिया किस्म का इंसान हूँ। बंगाली बोलूँगा तो बंगाली लगूंगा बिल्कुल। अभी छोड़ो यार, रिकॉर्डिंग चल रही है इसमें। सुनो, तो यहाँ क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा होगा, और यहाँ प्रेशर क्या होगा? कम। मतलब यहाँ देखो तो खाली एटमॉस्फेरिक होगा, नीचे इसके ऊपर तो पानी है ही नहीं। एटमॉस्फेरिक तो नेग्लेक्ट करेंगे ना लिक्विड के सामने। अब एयर की डेंसिटी होती है 1.23 kg पर मीटर क्यूब एवरेज, पानी की डेंसिटी होती है 1000। 1000। इसी समझ लो। आ रही बात समझ में?
तो ये कुल मिला के यहाँ ऑलमोस्ट नो प्रेशर मान लो ऊपर में। अब बताओ एवरेज प्रेशर कितना लगा इस पे, तो मीन ले लेंगे, है कि नहीं, मीन ले लेंगे तो मीन प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एच बाई 2। मीन क्यों लेंगे ये समझो, एवरेज मीन के बराबर कहाँ होता है, जहाँ रिलेशन लीनियर होता है, जहाँ रिलेशन लीनियर हो। ये मैं बहुत पहले जब काइनेमेटिक्स पढ़ा था तब बता दिया था मैंने। इसीलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे होता है तो वहाँ हम लोग एवरेज वेलोसिटी को मीन वेलोसिटी के बराबर लिखते थे, u प्लस वी बाई 2 लिखते थे, यस सर। क्योंकि v टाइम के साथ लीनियरली डिपेंडेंट होती थी। उसी तरह यहाँ प्रेशर जो है h पे ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट है। यस सर। अरे इस जगह हाइट 0 है तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, और उसके बाद हाइट बढ़ता गया, प्रेशर लीनियरली वेरी कर रहा है ना h के साथ है यार। अरे नेट प्रेशर का फॉर्मूला कितना है, ऊपर वाले पॉइंट का प्रेशर प्लस रो जी एच, यही है ना। तो लीनियर वेरिएशन है कि नहीं है, तो मीन प्रेशर निकालने के लिए आप मीन मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2 कर सकते हैं। कुछ घुस रहा है खोपड़ी में, तो बताइए इस वॉल पे एवरेज प्रेशर कितना लग रहा है, रो जी एच बाई 2 लग रहा है। एवरेज फोर्स निकाल लीजिए, एवरेज प्रेशर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया से। एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। आ गया बात समझ में, अरे आया कि नहीं आया। अब बताओ अगर मैं दीवार के पीछे, मतलब मैं नहीं, डैम के पीछे हाइट ऑफ वाटर डबल कर दिया जाए तो एवरेज फोर्स कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना। हाँ चार। हाँ ठीक है। और फोर्स कितना टाइम, प्रेशर कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 गुना। ये h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये h के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये दिख रहा है। तो अगर h डबल करेंगे तो फोर्स 4 गुना होगा, प्रेशर 2 गुना होगा। नहीं समझ में आया। आ गया। अब हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन द वॉल ऑफ द डैम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे एक पट्टी, स्ट्रिप, ठीक। सुंदर नहीं बना, कोई बात नहीं, सुंदरता तो मैं फैला लूंगा खुद से। ये हमने एक स्ट्रिप लिया है, समझ रहे हो, और ये हमने लिया है यहाँ से y डेप्थ पे, और इसकी खुद की चौड़ाई हो गई dy। कहो हाँ, यस सर। इस पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा, यस। और ये टॉर्क मैं निकालना चाहता हूँ अबाउट बेस, मतलब बताना होगा ना पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ ले रहे हो। यस सर। टाइम मिला है उसमें, इसको रिव्यू कर लो अच्छे से एक बार, ठीक है। हाँ एक बार अच्छे से रिव्यू कर लो। हाँ भाई ठीक, पॉइंट ऑफ रोटेशन बेस पे है। हाँ अबाउट बेस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट टॉर्क ले रहे हैं जो इसको टपल कर देगा वॉल को। अबे कहाँ घुमाने लगे मेरे को, ये ऐसे बेस पे टपल हो जाएगा ना अगर ज़्यादा फोर्स लगेगा, यस सर। समझ रहे हो। तो ये करना चाहते हैं, तो अभी गिराते नहीं है दीवार को, अभी दीवार रहने दो ऐसे ही, ठीक। अब बताओ ये डी एफ कितना लिखोगे, पहले इस पर बताओ, इस पर प्रेशर कितना लगेगा, व्हाट इज डी पी। डीपी। हाँ डी पी बताओ पहले, रो जी वाई लगेगा, रोजी वाई। इतना टाइम लगता है जी बोलने में। डी एफ बताओ कितना लगेगा, डी एफ रोजी वाई अपॉन में इसका जो एरिया होगा। अपॉन में एरिया की मल्टीप्लाई में एरिया, ये भगवान मल्टीप्लाई में एरिया। कितना एरिया मल्टीप्लाई बताओ इसका। ये हाइट एल, ये एल और एच दिया, बताओ डी वाई इंटू एल। एल। अब सही है, यस सर। ठीक। अब बताओ इसका मोमेंट्स आर्म कितना हो गया यहाँ से, जो बचा हुआ डिस्टेंस है, वाई माइनस एच, एच माइनस वाई, एच माइनस एल। एच माइनस वाई, सही है। यस सर। तो इसका डी टाउ कितना हो गया, डी एफ इंटू उसका मोमेंट्स आर्म हो गया एच माइनस वाई। कुछ घुस रहा है दिमाग में, रो जी वाई एल डी वाई एच माइनस। एच माइनस वाई, बस इसको डी टाउ को इंटीग्रेट कर दो और क्या, जो बाहर निकले निकाल लो, रो बाहर, जी बाहर, एल बाहर, है ना। अंदर में बच गया वाई एच और अंदर बच गया वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। लिमिट डाल दो 0 से लेके एच तक। अबे कहो हाँ, यस सर। हाँ कितना आया बताओ। वाई यहाँ वाई का एल आ जाएगा, एच आ जाएगा, सो रो जी एल एच स्क्वायर, नहीं एच स्क्वायर बाई 2, एच एच वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा। वाई डी वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, एच क्यू बाई 3 आएगा, एच क्यू बाई 2 आएगा। अब सही है, और यहाँ वाई क्यू बाई 3 आएगा, तो यहाँ एच क्यू बाई 3 आएगा। समझ गए बात को। तो आंसर आ जाएगा रो जी एल एच क्यूब डिवाइडेड बाई 6, ये तुम्हारा टॉर्क। कोई दिक्कत, ये एच क्यूब कैसा है। हाँ हाँ ठीक है। इंटीग्रेशन भी सिखाऊं। आपका जो प्रेशर लग रहा है वो एच के प्रोपोर्शनल है, आपका जो फोर्स लग रहा है वो एच स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया था, और आपका जो टॉर्क लग रहा है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है एच क्यूब के। यस
तो इसीलिए बेस मोटा करना पड़ेगा ना, कि सारा जो आपका मास है वो कंसंट्रेटेड ज़्यादा कहाँ रहे, नीचे में रहे, सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रही है बात? तो अगर इसकी मतलब हाइट इधर 2 होगी तो इधर 8 होनी चाहिए। हाँ 8 गुना हो जाएगा। अगर हाइट डबल करोगे पानी का तो टॉर्क 8 गुना लगने लगेगा। ये दिख रहा वेसल? चलो बताओ यहाँ प्रेशर कितना होगा? रो जी एच। हाँ सही है, रो जी एच होगा। और यहाँ नेट प्रेशर कितना होगा? रो जी एच प्लस पी पी नॉट। पी नॉट क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत बढ़िया, ठीक है, आ गया बात समझ में? अब आइए मैं आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट बताता हूँ। हाइड्रोलिक लिफ्ट वो डिवाइस होता है, पिस्टन यूज होता है ना। तो तुम ही पढ़ा दो, हम थोड़ा पीछे आ जाते हैं और क्या। आधे ऑटोमोबाइल इंजीनियर ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी ये समझने में, तुमको तुरंत पिस्टन से खाली तुलना कर दे। साले इतना सिंपल चीज़ नहीं होता, अब बता रहा हूँ। ये सर ने हमें हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है गैराजेस में, ऑटोमोबाइल शॉप्स में, इन ऑर्डर टू लिफ्ट द हैवी कार्स। एंड व्हाट इज द की कंसेप्ट? वैसे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन की कंसेप्ट इसका ये है कि एक वो जगह होता है जहाँ आप लीवर खींचते हैं, बटन दबाते हैं, जो कि यहाँ लेफ्ट साइड में दिखाया गया है, और एक वो जगह होती है जहाँ कार खड़ी करते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, काफ़ी बड़ा एरिया होता है उसका। और ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं हाइड्रोलिक फ्यूल से, जो कि हाईली, जिसको कहते हैं हम लोग, शुरू करते हैं ये वाला। आप देखिए तो एक इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है? आइडियल फ्लूइड रहता है, ये हाइड्रोलिक ऑयल रहता है, इससे कनेक्शन करते हैं। से एक आइडियल फ्लूइड का एग्जांपल दूंगा नहीं है तो फिर लगते क्या होंगे? तो जो हाई डेंसिटी का ऑयल होता है वही लगता है। जैसे अब एग्जैक्टली ऑयल का तो मुझे कंपोजिशन नहीं पता है, लेकिन किसी तरह का ऑयल ही होता है। आइडियल फ्लूइड मतलब क्या होगा? जिसका कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम हो, बल्क मॉड्यूलस बहुत हाई हो। तो फ्लूइड देख लो, उसमें सबसे ज़्यादा इसकी बल्क मॉड्यूलस हो, गूगल कर लो, वही होगा आइडियल फ्लूइड के नज़दीक सबसे ज़्यादा। ठीक है, मैक्सिमम बल्क मॉड्यूलस इज फॉर फ्लूइड मेरे ख्याल से मर्क्यूरी का होना चाहिए, डेंसिटी सबसे ज़्यादा उसी की होती है, तो उसी का होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़िए। बट यहाँ मर्क्यूरी नहीं भरते, यहाँ ऑयल ही होता है। हाँ ऑब्वियसली यार, मतलब चलिए इधर देखिए। तो अब ये बताइए, पैस्कल्स लॉ से जितना फोर्स मैं यहाँ अप्लाई करूँगा प्रेशर, उतना ही प्रेशर यहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा। यस सर। प्रेशर बिना कम हुए ट्रांसमिट हो जाता है, बताया था आपको। तो स्मॉल पी और कैपिटल पी को बराबर किया मैंने, ध्यान से सुनिएगा। तो स्मॉल एफ बाई स्मॉल ए की वैल्यू कैपिटल एफ बाई कैपिटल ए के बराबर आ गई। अरे बोलो। तो स्मॉल एफ को हम लिख सकते हैं कैपिटल एफ इंटू स्मॉल ए बाई कैपिटल ए, करेक्ट। अब देखिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कार उठाने के लिए, हैं? कार मान लीजिए 1000 kg का है, तो कार का अपना फोर्स उठाने के लिए लगाना पड़ेगा, एक्चुअल जो वेट हुआ कार का वो 10,000 न्यूटन हो गया। यस सर। अरे 1000 इंटू जी, छोटा ए, यहाँ जो हम लीवर प्रेस करते हैं या दबाते हैं वहाँ का एरिया का ऑर्डर क्या होता होगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे ज़्यादा होता नहीं होगा। बटन प्रेस किया या लीवर प्रेस किया जहाँ पे, उसका एरिया ही होगा, ठीक है। और जहाँ कार वार रखते हैं उसका एरिया ले लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर के आसपास। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 10 मीटर स्क्वायर इज 10 टू पावर 4। 10 टू पावर 4 और 10 टू पावर 4 काट दीजिए, 1 न्यूटन का फोर्स लगा के 1000 न्यूटन का कार 10,000 न्यूटन का कार उठ जाएगा। इन दोनों का प्रेशर सेम इसलिए क्योंकि ये पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ। रो जी एच। हाँ, दे आर कनेक्टेड लिक्विड एंड कंसीडर आइडियल, ऑलमोस्ट आइडियल। So whatever pressure externally is applied, that is transmitted to the other section without being diminished. लॉजिक समझ में आ गया? 1 मिनट देता हूँ, रिव्यू कर लीजिए पूरा। ये देखिए जो सवाल यहाँ लिखा हुआ वही सवाल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल में। क्या लिखेंगे? मैं क्या पढ़ेंगे? मैनोमीटर। क्या करता है मैनोमीटर? गेज प्रेशर नापता है। क्या नापता है? गेज प्रेशर कहते हैं किसको है पहले समझो। प्रेशर ओवर एंड गेज प्रेशर होता है, देखिए आप कहीं पे भी अर्थ पे प्रेशर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक लिक्विड आपने गिलास में ले लिया, अरे नालायक को ध्यान सुनो, और यहाँ प्रेशर नाप रही हो तुम इस पॉइंट पे, तो क्या वो खाली लिक्विड का प्रेशर होगा कि एटमॉस्फेरिक बाय डिफॉल्ट उसमें जुड़ा होगा? अगर हवा से संपर्क है तो वो तो जुड़ गया ना, तो बाय डिफॉल्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। मान लीजिए, सुनिएगा भाई साहब, एक डब्बे में तेल पैक किया जा रहा है, कोकोनट ऑयल है। जब तक पैक नहीं हुआ तब तक डब्बे में क्या था?
हवा। कितने एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो इसमें छेद करके जब ऑयल डालोगे तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर पे डालोगे तब तो ऑयल इसमें भरेगा ना। एलपीजी सिलेंडर में सिलेंडर भरोगे तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होगा तब तो जाएगा ना अंदर माल, क्योंकि अंदर जो माल पहले से भरा हुआ ऑलरेडी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रहा है, उसको तोड़ोगे तब तो घुसेगा। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो साथ में ही जुड़ा हुआ है हर चीज़ के। सो व्हाट इज गेज प्रेशर? इट इज द प्रेशर ओवर एंड अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जितना प्रेशर है उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करके जो प्रेशर बचता है उसको गेज प्रेशर बोलेंगे। नेट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करके जो प्रेशर बचता है उसको क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। और गेज प्रेशर नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ठीक, और गेज प्रेशर नापने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? ये रहा आपका मैनोमीटर। देखिए काम कैसे करता है समझिए। इसके अंदर एक गैस है सिलेंडर के अंदर, इसका हमें गेज प्रेशर नापना है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा इस गैस का अपना प्रेशर कितना है शुद्ध रूप से। अब यहाँ पे एक मरकरी का कॉलम लगा जो ब्लू कलर से दिखाया गया, मरकरी है। क्या है? सोचिए इसके अंदर गैस नहीं होता, इसके अंदर कोई गैस नहीं भरा होता, तब दोनों तरफ मरकरी का लेवल बराबर होता कि नहीं होता? क्योंकि दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक होता है। इधर से हवा घुस रहा है दबा रहा है, इधर से जो हवा भरा हुआ वो दबा रहा है। तो इनिशियली इन दोनों तरफ मरकरी का लेवल क्या होता बताइए? सेम होता। ये स्थिति होती कि नहीं होती? लेकिन अगर इसमें गैस भरा हुआ तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, तो किधर साइड मरकरी का लेवल उठ जाएगा बताइए? कॉमन सेंस इतना कहता है, हाँ या ना? अब मेरे को एक बात बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ बी का प्रेशर और सी का प्रेशर बराबर होगा? क्यों? बिकॉज दे आर एट द सेम डेप्थ इन द सेम लिक्विड। बोलिए हाँ या ना? ठीक। और बी का प्रेशर को क्या मैं लिख सकता हूँ? ए का प्रेशर प्लस रो जी एच। अरे बोलो, ए पे जितना प्रेशर लग रहा है उसमें और जो रो जी एच जोड़ दो तो बी पे प्रेशर होगा कि नहीं होगा? तो प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट बी विच इज इक्वल टू प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच, where rho is the density of mercury into G into H is the difference between the height of mercury in the two limbs. limbs माने दोनों बाजू। दोनों बाजू में मरकरी के लेवल के बीच में जितना अंतर स्थापित हो गया उसको स्मॉल h माना गया है। अब तुमको निकालना क्या था? तुमको निकालना था सी का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेयर पे। अरे ए पे प्रेशर, अरे सुनो मेरी बात सुनो यार पहले। नेट प्रेशर माइनस ए पे प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक ही होगा ना। अरे ए के ऊपर कौन सा फ्लूइड है? एयर ही है ना। अरे यार नहीं होगा। तो ये बताओ सी के प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करोगे तो क्या बच गया? इज इट रो एच जी इंटू जी इंटू एच? बिल्कुल। और क्या हम इसी को सी का गेज प्रेशर नहीं कह सकते? क्योंकि सी के नेट प्रेशर में से हमने एटमॉस्फेरिक को क्या किया? माइनस कर दिया। अरे बाबा सी पे कितना प्रेशर लग रहा होगा? एक तो इस गैस का शुद्ध रूप से प्रेशर, दूसरा इसको भरते समय इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जोड़ा गया होगा ना। अब क्लियर है? ऐसे मैनोमीटर काम करता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, रोजी से मल्टीप्लाई करते हैं, तुरंत आंसर आ जाता है हमारा। ये सारा का सारा दास्तान नीचे लिखा हुआ है। 1 मिनट देता हूँ, रिव्यू कर लीजिए अच्छे से। अब आइए बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, यानी वायुमंडलीय दाब के बारे में। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस वजह से होता है? हमारे सर के ऊपर एयर का एक पूरा ब्लैंकेट है जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ के वजह से अर्थ के सरफेस से चिपका हुआ है। ठीक, इसके वजह से जो प्रेशर हमारे सर के ऊपर लग रहा है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर की मीन डेंसिटी, अब देखिए एयर जो है हाईली कंप्रेसिबल है, तो जितना सरफेस के नज़दीक आएंगे उतना एयर क्या होगा बताइए? घना होगा, ज़्यादा होगा। और जितना ऊपर जाएंगे वहाँ हवा पतली होती जाएगी उतना। ठीक है, क्यों? क्योंकि घनत्व कम होता जाएगा। इसीलिए जब हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमें सर्वाइव करना मुश्किल होता है, ब्रीथ करना, है ना, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अरे यार समझ में? तो अगर हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर को इस रो से मल्टीप्लाई कर दें और GH से, तो आपको ये वैल्यू लगभग 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलती है। समझ गए? वैसे इसका एक्चुअल वैल्यू 1.02 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप इतना लिख सकते हैं। या इसी को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, इसी को 1 बार कहते हैं लगभग, इसी को 760 टोर कहते हैं। टोर का मतलब होता है 70 नहीं 1 टोर का मतलब जो होता है 1 mm ऑफ Hg होता है। 1 टोर का मतलब टॉरिसेली के नाम पे आया ना। ठीक है, 1 टोर इक्वल्स टू 1 mm ऑफ Hg,
1 mm ऑफ Hg। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो अभी तक प्रेशर का यूनिट था, ये तो लेंथ का यूनिट हो गया। सेंटीमीटर ऑफ Hg का मतलब लेंथ का यूनिट नहीं है, ये मतलब 76 सेंटीमीटर लंबा कॉलम ऑफ मरकरी के नीचे जितना प्रेशर होगा उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सो व्हेन यू आर सेइंग 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर, इसका मतलब आपको इस प्रेशर की वैल्यू लिखनी है 76 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg का मतलब 76 सेंटीमीटर लेंथ की बात नहीं हो रही है, 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम ऑफ मरकरी के बेस पे जितना प्रेशर होगा उस प्रेशर की बात हो रही है। बेस का प्रेशर को हाँ, वो निकाल के लिखना होगा। न्यूमेरिकल में लिखना होगा तो ये नहीं 76 सेंटीमीटर लिख देना, इट इज 76 सेंटीमीटर इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी लिखना होगा। अच्छा और अगर SI में लिखना होगा तो 100 से डिवाइड भी करना होगा। सर और अगर ये mm में देगा तो 760 mm ऑफ Hg लिखा होगा, तो इसको 1000 से डिवाइड करना होगा फिर। और 1 mm ऑफ Hg होता है 1 टोर के बराबर होता है। आ गई बात समझ में? तो कहीं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मतलब समझ लीजिएगा कि आपको 76 पुट करना है न्यूमेरिकल में। 760 जी जी, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर का मतलब क्या हुआ? 76 सेंटीमीटर। इट इज 76 बाई 100 इंटू जी रो ऑफ मरकरी इंटू जी। इसी तरह 760 mm ऑफ Hg का मतलब कितना हुआ? 760 upon 1000 760 अपन 1000 दिया गया मीटर में इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू 10। और डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है? 13,600 kg पर मीटर क्यूब। मरकरी दुनिया का सबसे हाई डेंसिटी वाला लिक्विड है। इनफैक्ट ये मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आ गया समझ में? ये रब मत पढ़िए। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सारे यूनिट आपको बता दिए गए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर वो होता है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं। कैसे नापते हैं समझिए, आइए समझाता हूं बैरोमीटर काम कैसे करता है। एक बहुत बड़ा वेसल या बीकर लिया जाता है जिसमें मरकरी भरा होता है, ठीक है? क्या भरा है इसके अंदर? मरकरी भरा होता है। नहीं आ सकते ना 46 आपके पास से? नहीं, नहीं आ सकते, वेव ऑप्टिक्स नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। चलिए मरकरी में Hg डाल दिया, उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। क्या लेंगे? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब कैसे लेंगे ये भी समझिए, इस दास्ताने टेस्ट ट्यूब समझिए जरा। टेस्ट ट्यूब जो है पूरी तरह से वैक्यूमाइज्ड है, मतलब इसके अंदर नो एयर है, देयर इज नो एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। समझ रही हो बात को? इसको इसके अंदर उल्टा डुबाएंगे। क्या करेंगे? उल्टा डुबाएंगे। क्या करेंगे? उल्टा डुबाएंगे। और उल्टा डुबाने के बाद इसका मुंह खोलेंगे। सही है? तो क्या होगा बताइए? अब तो इसके अंदर एयर है नहीं, तो इसके अंदर लिक्विड ऊपर चढ़ेगा और एक पर्टिकुलर लेवल तक चढ़ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि लिक्विड इसके ऊपर चढ़ गया, इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि वैक्यूम है, फोर्स लगेगा। क्योंकि ऊपर में कोई एयर तो है नहीं और इधर से एयर दबाएगा। तो हाँ, मैथमेटिकली समझिए, मैथमेटिकली ये है। ये बताइए इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे इस पॉइंट और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इस पॉइंट पे कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक। और इस पॉइंट के ऊपर तो हवा थी नहीं, तो इसने मरकरी खींचा और तब तक खींचा जब तक यहाँ का मरकरी का प्रेशर यहाँ के एयर के प्रेशर के बराबर ना हो गया। तो इक्विलिब्रियम पे क्या लिखेंगे? एयर का प्रेशर जो इधर लगेगा इज इक्वल टू यहाँ का मरकरी का प्रेशर। बोलिए हाँ या ना? एयर का प्रेशर कितना था? तो ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कितना है? डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू ये वाली हाइट। हाँ या ना? इस हाइट को कहते हैं बैरोमेट्रिक हाइट। क्या कहते हैं? बैरोमीटर, मतलब जितना ऊपर तक लिक्विड गया उतने हाइट को हाँ, बोलते हैं। बैरोमेट्रिक हाइट। और इसकी वैल्यू h है जो एक्सपेरिमेंटली आती है 76 सेंटीमीटर के बराबर। आ गया बात समझ में? अच्छा बताइए, अगर यहाँ लिक्विड मरकरी की जगह पानी लेते तो बैरोमेट्रिक हाइट बढ़ जाता कि घट जाता?
बोले अगर लिक्विड Hg की जगह पानी लेते तो बैरोमेट्रिक हाइट बढ़ जाता कि घट जाता? मैं बताऊं, अगर ये density कम कम करेंगे तो हो ये जाएगा। बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। अगर आप पानी का बैरोमीटर बनाएंगे, सोचिए डेंसिटी ऑफ वाटर लिखेंगे, फिर आप इनटू लिखेंगे, आप क्या नाम है उसका, जी, इनको लिखेंगे क्या बताइए, एच, सही है, वाटर का इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और पहले वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन बैलेंस कर रहा था, एच जी इंटू जी इंटू एच। और ये एच कितना था एच जी वाला, 76 सेंटीमीटर था, हाँ कि ना? अरे यही बैलेंस कर रहा था ना पहले, और अब उसको किससे रिप्लेस कर दिया आपने, पानी से। दोनों बैलेंस तो एटमॉस्फेरिक को ही करेंगे ना। हाँ एटमॉस्फेयर को ही करेंगे। तो जी जी कट गई। तो अब यहाँ से डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम निकालिए, वाटर कॉलम की हाइट कितनी आएगी, मरकरी की डेंसिटी है 13,600, कितनी है, इंटू 76/100 था इसका मीटर में, है या ना? और इसको पानी की डेंसिटी 1000 से डिवाइड कर देंगे। हाँ 13,000। अब जब मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो आएगा 10 मीटर के आसपास। 10 मीटर का टेस्ट ट्यूब कहाँ से लाएंगे? अच्छा, इसलिए मर्क्यूरी लिया है। तो जितना हार्ड बड़ा डेंसिटी वाला लेंगे उतना कम हाइट, तब भी 0.76 मीटर आ रहा है भाई साहब। ये नली कितनी लंबी होगी इसी से आप सोच लीजिए, ऑलमोस्ट 0.25 मीटर के आसपास। 1 मीटर इतना होता है ना, हाँ, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो पानी में तो 10 मीटर लेना पड़ेगा आपको। नो एयर लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा एयर घुसा दे, अगर थोड़ा एयर ट्रैप हो गया तो बैरोमेट्रिक हाइट पे क्या असर पड़ेगा, कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि थोड़ा एयर भी कंट्रीब्यूट कर देगा ना। जब एयर नहीं था तब इसको 76 उठना पड़ता था, अगर एयर भी ट्रैप हो गया अंदर में तो इसको एयर का प्रेशर मिल जाएगा, तो इसको उतना उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, समझ में आ गया? 76 सेंटीमीटर, एक सेकेंड, 76 सेंटीमीटर अगर आप यहाँ पुट कर दें, हैं और इसको कैलकुलेट करें तो एग्जैक्टली आपको 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिल जाएगा मरकरी का डेंसिटी डालने के बाद। अगर एम्प्टी स्पेस में एयर है तो एच विल डिक्रीज, बता दिया। अगर बैरोमीटर को हमने एक्सेलरेट कर दिया लिफ्ट में रख के, एक्सेलरेट कर दिया लिफ्ट में रख के, ऊपर चाहे नीचे, तो आपके दिमाग में आएगा कि ऊपर एक्सेलरेट करेंगे तो पता नहीं mg बढ़ जाएगा, तो हो सकता है प्रेशर बढ़ जाए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, देखिए बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, जब आप बैरोमेट्रिक हाइट निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप जब बैरोमेट्रिक हाइट निकाल रहे हैं तो आप ये कर रहे हैं ना जी, कि डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, हाँ या ना? इसको बैलेंस कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी इंटू हाइट ऑफ एटमॉस्फेरिक कॉलम। अरे बोलो भाई, अरे बोलो ना रे, हैं? अब g के जगह g प्लस ए आएगा अगर ऊपर एक्सेलरेट करेंगे तो। ये लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था हमने, तो यहाँ आएगा तो यहाँ भी तो आएगा ना। यस सर। आप ऊपर एक्सेलरेट करो नीचे एक्सेलरेट करो, जो परिवर्तन g में आएगा दोनों जगह पे आएगा ना। तो इसलिए बैरोमेट्रिक हाइट विल नॉट चेंज। लिफ्ट में अगर ले जा रहे तो, अब लेकर पहाड़ पे चले गए जहाँ एयर ही कम हो गया तो बात अलग हो जाएगी ना, मेरे वहाँ तो हाइट ऑफ एयर ही कम हो जाएगा। पहाड़ पे थोड़ी आएगा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना नहीं आएगा ना, तभी तो नाक आँख से खून निकलने लगता है ना भाई, नाक से, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम, तो ब्लड प्रेशर अंदर का तो ज़्यादा हो जाता है उससे। समझ में आ रही है बात? अच्छा, जब पानी के नीचे आते हैं बॉटम में तो बेंड्स कुछ बनता है, बेंड्स हो जाते हैं। वो क्यों? ये क्या होता है ब्लेंड्स? नहीं नहीं, वो सर जब नीचे डीप डीप जाते हैं तो फिर नाइट्रोजन मिक्स होता है, ठीक है, तो फिर नाइट्रोजन मिक्स होने के कारण हमारी जो बॉडी में नाइट्रोजन आ जाता है, नाइट्रोजन मतलब लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए सिलेंडर में एयर लेके जाते हैं। अच्छा, तो फिर जब अरे ये था नीचे आके कितना प्रेशर की पानी का लगता है या एटमॉस्फेयर का की? पानी का भी लगेगा, एटमॉस्फेयर पे दोनों का लगेगा, पानी का ज़्यादा लगेगा। पानी का ज़्यादा लगेगा तभी तो बैंड्स क्रिएट होगा। ठीक है, केमिस्ट्री का हाँ जी, ये समझ में आ गया। बैरोमीटर को एक्सेलरेट करेंगे तो भी हाँ हाइट छोटा रहना चाहिए। ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि नहीं मैं माउंट एवरेस्ट पे जाऊंगा, तो वहाँ एक्सेलरेशन की वजह से नहीं, वहाँ पे हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर कम हो जाएगा इसलिए प्रेशर घट जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाइट के साथ जो वेरी करता है एक्सपोनेंशियली करता है। इस तरह का इक्वेशन होता है, पी नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सरफेस एंड एज यू इंक्रीज द हाइट इट विल गो ऑन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ठीक है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सपोनेंशियल कैसे आया? हैं? अब निकाल के आया, ड्राइव करके आया, लंबा है वो। ड्राइव करके आया, दिखा दूंगा तुमको कैसे आया। ठीक है, दिखा दूंगा।
उसके बाद देखिए अगर लिक्विड इनसाइड द बैरोमीटर वाटर होता तो उसका कैसे निकालते, ये भी बता दिया आपको। इसको फिर आप वाटर इंटू एच इंटू जी के बराबर पुट करेंगे, लगभग 10 मीटर आ जाएगी इसके। समझ में आ गई बात। अब ये जो एक्सेलरेटेड फ्लूइड कॉलम है इसको मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ।